जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, अगर हम इनका मवाजना करें तो प्रोकैरियोट दुनिया में पहले वजूद में आए और यूकैरियोट दुनिया में बाद में वजूद में आए। पहले जब ज़मीन अल्लाह ताला ने तख्लीक की तो ज़मीन के साइंटिस्ट के मुताबिक हालात जो थे वो ये नहीं थे, यानी कि ज़मीन पर मौजूद ऑक्सीजन जो थी मौजूद नहीं थी, मुख्तलिफ़ तरह की और दूसरी ऑक्सीजन थी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आती थी, मौसम का हाल ऐसा नहीं था, गर्मी बहुत थी। आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनी और वो ऑक्सीजन जो है वो ज़मीन पर मौजूद होने लगी, इकट्ठी होने लगी। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की वजह से ऑर्गेनिजम्स ने सांस लेने का तरीका सीख लिया और सांस लेने के दौरान इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से ओजोन लेयर बनी, ओजोन लेयर हायर ऑल्टीट्यूड पर इकट्ठी हो गई और इसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी, जिसकी वजह से ज़मीन पर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती थी, जो हार्मफुल रेडिएशन आती थी कमिंग फ्राम द यूनिवर्स, फ्राम द सन, उनको रुकावट मिल गई और ज़िंदगी फलने फूलने लगी। और कई तरह के हज़ारों की तादाद में जो पौधे हैं, जो जानदार हैं, जो जानवर हैं, बैक्टीरिया और हत्ता के वायरस हैं, इनकी कई सारी किस्में हमारे सामने आने लगी। तो आज भी हम अगर ज़मीन के ऊपर तहकीक करें, डीप ओशंस में जाएं, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स को देखें, आप शायद आपके इल्म में हो कि अमेरिका में और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां ज़ेर ज़मीन आतिशफ़शां पकते हैं, मैग्मा बनता है, उनके पास गर्म पानियों के चश्मे पाए जाते हैं जिनमें उबलता हुआ खौलता हुआ पानी होता है। और हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि उन एक्सट्रीम कंडीशन यानी शदीद गर्म पानी के अंदर भी वो पाए जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया की किस्में फ्रिज और फ्रीज़र में रखे हुए जो फूड होती हैं, फूड आइटम्स होती हैं, उनके ऊपर भी ग्रो कर लेती हैं। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आज भी दुनिया में पाए जाते हैं। तो वो गर्म पानियों के चश्मे जो शदीद गहरे ज़ेर ज़मीन पाए जाते हैं या समंदरों के नीचे जो गहरी तहें हैं और दुनिया के वो हिस्से जहाँ आतिशफ़शां पहाड़ फटते हैं, तो ऐसी जगहों को हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। दीज वेंट्स कुड बी सप्लाइड द एनर्जी रॉ मटीरियल फॉर द ओरिजिन एंड सर्वाइवल ऑफ अर्ली लाइफ फॉर्म्स। क्योंकि ज़मीन की इब्तदाई हालत कुछ कमोबेश इसी टाइप की थी, तो इन्होंने ही बेसिक जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो सारी एनर्जी है, वो इन इवेंट्स के थ्रू जो है वो हासिल हुई होगी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन बनी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर बना, हवा बनी, हवा में मखसूस गैसेस का मजमुआ इकट्ठा हो गया, ऑक्सीजन की वजह से ओजोन बनी, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी, जो इंफ्रारेड रेडिएशन थी, वो ज़मीन पर आना कम हो गई, जिसकी वजह से हालात साजगार हो गए और ज़िंदगी की कई किस्में दुनिया में वजूद में आ गई। So a group of bacteria are called as archaeobacteria, which tolerate temperature up to 120 degrees centigrade and seems to have undergone less evolutionary change than any other living species supports this वेंट हाइपोथेसिस। तो अगर आपको पेपर में सवाल आता है कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, तो आपने 2 नंबर की डेफिनेशन यहाँ से ये जो 3 लाइनों में लिखी हुई है इसको एक्सप्लेन करना है। आर्की बैक्टीरिया ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो आज भी दुनिया में काफ़ी सारी किस्में रखते हैं और ये दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर लेते हैं, कहाँ तक 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। और कहा यह जाता है कि दुनिया जो है जब बनी और जब एक्सट्रीम टेम्परेचर था और आतिशफ़शां फटते थे और गर्म पानियों के चश्मे बहते थे, हालात साजगार नहीं थे, ज़मीन का जो दर्जा हरारत था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसी तरह के ऑर्गेनिज्म और आर्की बैक्टीरिया दुनिया में उस वक्त पाए जाते थे और एवोल्यूशन के अमल के दौरान ये बहुत कम चेंजेस से गुजरे हैं। सो द न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस्ड इन द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट वुड हैव लिमिटेड अर्ली लाइफ। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है वो शुरू हुई और पुराना जो माहौल था, एनवायरनमेंट था, उसमें न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी कम थी, आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होती चली गई। फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे ग्रीन रंग के वो पैदा होने लग गए जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन को पैदा किया और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर इन्हीं पौधों से हासिल होने वाले फूड प्रोडक्ट को बाद में आने वाले ऑर्गेनिजम्स ने हासिल किया। द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर्स। पहले जो क्योंकि हालात दुनिया पर अच्छे नहीं थे, पानी की सप्लाई भी उसी तरह से मौजूद थी, तो कहा यह जाता है कि शुरू में पैदा होने वाले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो थे, जिनकी वजह से बाद में आने वाले पौधे बने हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते थे क्योंकि हाइड्रोजन इन्हें सोर्स जो था वो चाहिए होता था और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिड्यूस करके शुगर्स पैदा करते थे। लेटर वाटर सर्व दिस सेम पर्पस, ऑक्सीजन लिबरेटेड एंड फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस बिगेन टू एक्यूमुलेट द एटमॉस्फेयर। और फिर उसके बाद प्रॉपर फोटोसिंथेसिस जो है वो होना शुरू हो गई और एटमॉस्फेयर जो है वो बदलना शुरू हो गया, हवा बन गई। सो अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर स्लोली बिगेन टू चेंज, ओजोन बन गई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई,
गई। अबाउट 420 मिलियन ईयर्स अगो इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैड बिल्ड अप टू मेक द लाइफ ऑन लैंड पॉसिबल। 420 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इतनी सख्त और प्रोटेक्टिव थिक ओजोन लेयर बन चुकी थी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन जो थी वो ज़मीन पर आना तकरीबन बंद हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी की बका जो है और उसकी कई फॉर्म्स जो है वो बनना शुरू हो गई। सो प्रोकैरियोट्स के बारे में माना यह जाता है कि ये 3.5 बिलियन साल पहले जो है ये वजूद में आए होंगे। यूकैरियोट्स हैव थॉट टू हैव फर्स्ट अपीयर्ड 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्योंकि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये 3.5 बिलियन साल पहले आए हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं ये बाद में वजूद में आए हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनमें जो ज़मीन पर आने का अमल था, यानी ये ज़मीन पर तकरीबन 1.5 बिलियन साल पहले वजूद में आए हैं। द यूकैरियोटिक सेल माइट हैव evolved when a large anaerobic living without oxygen अमीबॉइड प्रोकैरियोट इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया। कहा जाता है कि जो यूकैरियोट बना वो तब बना था जब अमीबा की तरह कोई मखसूस शेप ना रखने वाला एक ऑर्गेनिज्म था जो कि प्रोकैरियोटिक in नेचर था। इसने अपने से छोटे एरोबिक जो रिस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरियम को इनगल्फ कर लिया और उसके खाने के बजाय, उसको ख़त्म करने के बजाय उसको अपने अंदर स्टेबलाइज कर लिया। तो इस हाइपोथेसिस को जो कि बयान करता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो दुनिया में कैसे वजूद में आए होंगे, इसको एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस कहते हैं। और एक लेडी थी जिनका नाम लिन मार्गुलिस था, ये उन्होंने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता था सांस लेने के लिए, तो इसके अंदर स्टेबलाइज होने की वजह से एक प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल बन गया और इसकी अपनी इंडिविजुअलिटी एज एन ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गई। और इस जो स्ट्रक्चर है इसको आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। हमें ये मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। यही वो जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन में इस तरह से ये अमल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यूकैरियोटिक सेल को जो जिस तरह से वो पैदा हुआ होगा एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ मफरूज़े हैं, कुछ हाइपोथेसिस और थ्योरीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च की मदद से जो है वो प्रपोज की हैं कि ऐसा हुआ होगा। फ्लैजेला तब बना होगा जब उन्होंने स्प्रिंग लाइक जो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है उसको इनगल्फ किया होगा। इसी तरह जो उन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया होगा तो उसको भी स्टेबलाइज कर लिया होगा अपने अंदर, जो कि साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, जिसकी वजह से आज का क्लोरोप्लास्ट जो है वो बना होगा। ये भी आपको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं पूरी सेल के अंदर जो कि ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनका अपना खुद का डीएनए होता है और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पौधे इसके बगैर नहीं रह सकते। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया ये तो दोनों ही जानदारों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो चाहे वो नॉन फोटोसिंथेटिक हो, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो इनका ऑटोनमस होना, इनका अपने आप को रेप्लिकेट करना और इनका डीएनए रखना इस बात का थोड़ा सा पैदा करता है कि फैक्टर के ऐसा ही हुआ होगा। और एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस जो है वो बताता है कि किस तरह से एक बड़े अमीबा की जैसी इरेगुलर शक्ल रखने वाले सेल ने जब मुख्तलिफ बैक्टीरियम को जो किस्मों थी ऑर्गेनिजम्स को उनको इनगल्फ किया तो उनको अपने अंदर स्टेबलाइज करने के बाद ऑर्गेनल्स ये बन गए। इन्होंने अपनी इंडिविजुअल जो फंक्शनिंग थी वो खो दी और ये एज ऑर्गेनल काम करना शुरू हो गए इस सेल के अंदर। तो एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस जो है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। प्रोकैरियोट अमीबॉइड सेल है, इसने एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसने स्पाइरोकीट जो स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया होते हैं उनको इनगल्फ किया तो फ्लैजेलम वगैरह बन गए। इसने साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्जी को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बन गए। अब कुछ जिन्होंने इंजेस्ट नहीं किया था उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं बन सका, तो कुछ जो है हेट्रोट्रॉफिक रह गए, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और कुछ जिन्होंने साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया उनमें ये क्लोरोप्लास्ट बन गया, उन्होंने फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट कर दिया जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी खुराक खुद बनाना शुरू कर दी। तो ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो गए जिनसे आज के पौधे जो हैं वो बने। अब एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के अलावा हमारे पास जो है वो एक और फिनोमिनॉन भी है जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना होगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जिनको जो है कमोबेश करीब तर माना जाता है कि पॉसिबली ये फैक्टर हुआ होगा, ये अमल हुआ होगा जिसके नतीजे में एक प्रोकैरियोटिक सेल से एक यूकैरियोटिक सेल बनेगा।
तो ये आपने पहला हाइपोथेसिस देखा जिसको हम कह रहे हैं एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, और ये हमारा दूसरा जो फिनोमिनॉन है जिसको हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस।